बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन की जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि वीडियोस इंशाल्लाह रेगुलरली अब बनानी शुरू करूँगा, फ़िज़िक्स ही नहीं केमिस्ट्री के लिए भी। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ जो हैं आपकी जो नेशनल बुक की फाउंडेशन की जो बुक है उसके पूरी बुक के एमसीक्यूज़ के लिए मैंने सबसे पहले ये सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। तो आपको यूट्यूब पर भी वीडियोज़ मिल जाएंगे, सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, लेकिन एक जगह पर इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन आई डोंट थिंक कि वो इससे पहले वो अपलोड हुआ होगा, तो मैंने इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो मैं कोशिश की है कि इसको कम से कम ड्यूरेशन में, ज़रा पूरी बुक है तो टाइम तो लगेगा, तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है अंडर 40 मिनट्स ही बने और जितनी पॉसिबल हो सके एक्सप्लेनेशन एमसीक्यूज़ के लिए मैंने साथ दी है। तो अगर कोई करेक्शन इनमें हुई तो वैसे तो मैंने सारे रीचेक कर लिए हैं, तो मुझे वो कमेंट्स में आप बता देंगे, तो इंशाल्लाह उसको फिर देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। फर्स्ट चैप्टर जी, एसएचएम एंड वेव्स। उसके एमसीक्यूज हैं। नंबर 1 इज अ mass spring system has a mass m attached to it. What will be its effect on time period? तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है mass attached to the spring के लिए वो है t equals to 2 pi रूट m over k। तो अगर इसमें mass को हम कर दें what will be effect on time period अगर mass को 4 टाइम्स कर दें, तो mass को अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं तो 4m over k यानी 4m1 over k और रूट 2 पाई हो जाएगा। तो बाकी सब कुछ वही रहेगा, ये जो 4 है ये इजाफी है, ये रूट से बाहर ले आएंगे। तो जब ये 4 रूट से बाहर आएगा तो 4 का रूट होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 पाई m ओवर k रूट। तो इसका मतलब ये है कि जो नया टाइम पीरियड है वो 2 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले टाइम पीरियड का। ये पुराना टाइम पीरियड है और नया टाइम पीरियड उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इट विल बी डबल, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड 5 सेंटीमीटर बाय 20 न्यूटन फोर्स, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट? द स्प्रिंग कांस्टेंट होता है k इक्वल्स टू f ओवर x, वेयर f इज द फोर्स एंड x इज द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यहाँ पे सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना। तो 20 को आप डिवाइड करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो 5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -2, ये -2 पर चला जाएगा। तो 4 टाइम्स 10 पावर 2 विच इज 400। इट्स ऑप्शन नंबर बी। If amplitude of a simple pendulum is doubled, what happens to the time period? तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो होता है t इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। यहाँ पे कहीं भी एम्पलीट्यूड का जिक्र नहीं है, मैथ का जिक्र नहीं है। तो टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता, मैथ पे भी डिपेंड नहीं करता, तो रिमेन्स द सेम। मैथ का भी पूछा गया तो ये लिखना है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विल बी स्मॉलेस्ट। अब टाइम पीरियड जो है उसका रिलेशन देखिए, यहाँ टाइम पीरियड न्यूमरेटर में है और g यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो जी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां टाइम पीरियड कम होगा। यहाँ पे पूछा गया कि टाइम पीरियड जो है वो लीस्ट स्मॉलेस्ट कहाँ पे होगा, तो जहां जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो जी की वैल्यू सबसे ज्यादा इक्वेटर के ऊपर होती है, तो टाइम पीरियड सबसे स्मॉल जो है वो इक्वेटर के ऊपर होगा। नेक्स्ट इज इफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। अब यहाँ पे आपको इन दो जो एमसीक्यूज हैं इनमें आपको डेफिनेशन याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड और टाइम पीरियड होता है एक द टाइम इट टेक्स फॉर वन वाइब्रेशन या वन वेव। तो इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए एक वाइब्रेशन है 2 सेकंड्स में, सो वन वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लगा है वो है 2 सेकंड्स, तो ये टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का इन्वर्स करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 1/2 होता है 0.5 से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है 360 waves are passing through a point in a river in an hour. Time period of the wave is. तो अगेन टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। तो यहाँ पे 360 वेव्स हैं और 360 वेव्स कितना टाइम ले रही हैं? 1 घंटा, और 1 घंटे के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं? 3600 सेकंड्स। तो 360 वेव्स के लिए जो टाइम है वो है 3600। तो एक वेव के लिए जो टाइम होगा वो होगा 3600 ओवर 360, तो ये आ जाएगा 10। तो इसका आंसर है 10। एक वेव के लिए जो टाइम होगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, तो यहाँ पर आ गया 10 सेकंड्स। उसके बाद है नेक्स्ट आगे टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक इज 0.5। अब इसमें ये सारी बातें जो है ना वो आपको जस्ट टू पुट यू ऑफ है, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखिए टाइम पीरियड कितना है, द टाइम पीरियड इज 0.5, बस बाकी कुछ भी ना बढ़े। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी, यानी 1 ओवर टाइम पीरियड कर दें तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो टाइम पीरियड है 0.5, तो 1/0.5 कर दें, ये हो जाएगा 2। तो इसका आंसर है 2 हर्ट्ज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड होती है, बाकी ये स्ट्रिंग लाइट एक्सरे सारी
जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती है। व्हेन वाटर वेव्स एंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, तो डीप से शैलो पे आती हैं, तो क्या क्या फर्क उनके अंदर पड़ता है? फ्रीक्वेंसी द वेव्स इंक्रीजेस, टाइम पीरियड द वेव्स डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ द वेव डिक्रीजेस एंड वेव लेंथ ऑफ द वेव्स डिक्रीजेस। तो देखिए जब भी यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर ए और बी देखें, तो जब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज, तो ये दोनों बातें फिर तो ट्रू बनती है, तो इसका मतलब दोनों ही ठीक नहीं है। स्पीड वेव्स की जो है वो डिक्रीज होती है, ये लिखना आपने। वेव लेंथ ऑफ द वेव्स इंक्रीज, ये डिक्रीज होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। जब भी डीप वाटर से शैलो वाटर में आएंगी तो वेव लेंथ डिक्रीज होगी, और वेव लेंथ v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, इसलिए स्पीड भी डिक्रीज होगी। Listening to radio transmission in deep valleys of mountains areas is due to डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, तो वो डायफ्रैक्ट होकर पहुंचती हैं लिसनर तक। तो ये हो गया जी चैप्टर नंबर 1, उसके एमसीक्यूज हो गए। आगे चलते हैं, नंबर 2 है विच इज नॉट ट्रू फॉर साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ट्रू है। साउंड ट्रेवल्स ड्यू टू वेरिएशन ऑफ प्रेशर, बिल्कुल ट्रू है। साउंड ट्रांसफर्स एनर्जी अलोंग विद मैटर ऑफ द मीडियम, तो मैटर ऑफ द मीडियम कभी भी कोई भी वेव ट्रांसफर नहीं करती, ओनली एनर्जी ट्रांसफर करती है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन, सबसे ज़्यादा फास्ट वो सॉलिड में ट्रेवल करती है, तो इसलिए स्टील होगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस 332, व्हाट इज द स्पीड इन वैक्यूम, तो 332 है एयर के अंदर। तो वैक्यूम के अंदर जो है वो एयर के भी पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते, तो एयर के पार्टिकल्स जब ना हो तो साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग हैज इंटेंसिटी लेवल, तो इंटेंसिटी लेवल जो थ्रेशोल्ड का वो 0 डेसिबल होता है, क्योंकि हमने डेसिबल स्केल को फिर उस 0 से ऊपर अरेंज किया हुआ है लॉगरिथमिक स्केल को। नेक्स्ट है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज डबल्ड, इट्स स्पीड विल, तो v इक्वल्स टू होता है जी f टाइम्स लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो अच्छा, फ्रीक्वेंसी को डबल करने का मतलब ये है वेव लेंथ को क्या होगा फिर। तो बेसिकली यूं समझ लें कि पहले अगर यहाँ से वेव्स जा रही थी 3, अब वेव्स जाना शुरू हो गई हैं, ज़्यादा वेव्स जाना शुरू हो गई हैं, तो ऐसा करने से आपने वेव लेंथ को भी तो छोटा कर दिया। पहले वेव लेंथ ये थी, अब वेव लेंथ हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो एक चीज़ ज़्यादा कर दी, डबल कर दी, दूसरी चीज़ हाफ कर दी, तो स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। स्पीड वैसे भी मीडियम जो है उस पर डिपेंडेंट है, तो मीडियम तो वही रहा इसलिए रिमेन्स द सेम। याद रखना फ्रीक्वेंसी डबल करने से स्पीड डबल ना लिख देना। नेक्स्ट है साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी डैश आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक, तो जिनकी 20 हर्ट्ज से कम होगी वो इंफ्रासोनिक्स होती है, 20,000 से ज़्यादा वाली जो होती है वो अल्ट्रासाउंड्स होती है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम ऑब्स्टेकल फॉर साउंड टू हियर एको इज, तो साउंड ने जाकर वापस आना है, तो टोटल जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए, वो होना चाहिए 34, तो बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द ऑब्स्टेकल शुड बी 17 meters. Which of the following properties of waves is directly related with loudness of the sound? तो एम्पलीट्यूड का ताल्लुक होता है लाउडनेस के साथ, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। इंटेंसिटी ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, लाउडेस्ट ऑडिबल साउंड विद पेन टू ईयर, ये टेबल है एक उसमें लिखी हुई, तो ये होती है 1 watt पर स्क्वायर मीटर, यानी यहाँ पर आकर पेनफुल आवाज होना शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इसको थोड़ा सा मैं इधर करके करूँ। अच्छा, a silent whistle is used to train dogs. When trainer blows the whistle, human beings do not hear, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स होती है, तो वो हमें आवाज़ नहीं आती लेकिन डॉग्स को आवाज़ आती है। ये नंबर 2 चैप्टर हो गया जी। अब जल्दी से चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 20। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, तो 20 का हाफ 10 है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है। A virtual erect and smaller than object image is always formed by a convex lens नहीं है, concave mirror भी नहीं है, ये convex mirror होगा, convex mirror। virtual erect and smaller, जी बिल्कुल convex mirror होगा। erect का मतलब है सीधा, विजुअल होता है, और स्मॉलर देन जी ऑब्जेक्ट की फॉर्म होता है कन्वेक्स मिरर में। अ डेंसर मीडियम हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 देन क्रिटिकल एंगल फॉर दिस इज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n इक्वल्स टू 1 ओवर साइन सी, 1 ओवर साइन क्रिटिकल होता है, यानी हमने क्रिटिकल फाइंड आउट करना है, तो साइन सी इक्वल्स टू 1 ओवर n, या सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 ओवर n, साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1.5, तो इसको मैं जल्दी से कैलकुलेट करता हूँ। ये मेरे पास आ रहा है 41.8, ऑप्शन नंबर ए।
नंबर 6 है जी, कनकेव लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अच्छा, कनकेव लेंस कभी भी याद रखिएगा एनलार्ज इमेज फॉर्म ही नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। कनकेव लेंस एक जैसे इमेज फॉर्म कर रहा होता है। अगर कन्वेक्स लेंस यहाँ पर होता, कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होता। नेक्स्ट है कनकेव लेंस जैसे फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पावर। तो पावर जो होता है वो अगेन रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, लेकिन उसको मीटर में होना जरूरी है। तो ये होगा 1/5 टाइम्स 10⁻⁻², या 0.05 कर लें, तो ये ऊपर चला जाएगा 100, 5/100, 100/5 20 आ जाएगा। इसकी निशानी है कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, इसलिए -20 डायोप्टर की पावर होगी। मैग्नीफाइंग ग्लास हैज फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर्स एंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज। अब ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ये इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, तो इसमें भी यही करेंगे। फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर, अच्छा सॉरी, ये मैग्नीफाइंग पावर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, जो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस लेंस वाला, और वो होता है जी m=1 + d डिस्टेंस होता है, और उसको फोकल लेंथ से डिवाइड करते हैं। तो चूंकि ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो d जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो नॉर्मल विजन जो है ह्यूमन का वो लेना चाहिए, जो करीब की आई के लिए है व्यू पॉइंट, वो होता है 25 सेंटीमीटर के ऊपर। तो 1 + 25/5, तो 25/5 आ गया 5, तो 5 + 1 6, तो इसलिए इसका आंसर होगा 6 डायोप्टर्स। नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन लाइज एट 40 सेंटीमीटर्स फ्रॉम हिम ही इज सफरिंग फ्रॉम। तो अगर नियर पॉइंट जो है वो 25 से दूर है, तो इसका मतलब उसको करीब की चीज सही नजर नहीं आ रही, दूर की चीज सही नजर आ रही है, इसलिए दूर की चीज जब सही नजर आ रही है तो उसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। इसको याद इस तरह रखना है कि जब करीब की चीज ठीक नजर आ रही हो, दूर की ना नजर आ रही हो, तो वो होता है नियर साइटेडनेस, और जब दूर की ठीक नजर आ रही है लेकिन करीब की ठीक नजर नहीं आ रही, तो वो होता है फार साइटेडनेस। अकोमोडेशन इन आई इज डन बाय, जो मसल्स की शॉर्टनिंग है, आई मसल्स की शॉर्टनिंग या इलांगेशन है, वो कौन करता है? वो हमेशा सिलियरी मसल्स होते हैं वो करते हैं, तो सिलियरी मसल्स इसका आंसर है। तो ये इस चैप्टर के भी एमसीक्यूज हो गए जी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर द चार्ज इज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले करें, वो नंबर होता है 1.666 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इतने कूलम के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक कूलम के लिए ये वाला नंबर दूसरी साइड पे जाके 1 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 कूलम। तो एक कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दैट इज 1/1.66 टाइम्स 10⁻⁻19। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे तब एक कूलम चार्ज बनेगा। Next is, what is the electrostatic force between two charges each of 1 millicoulomb separated by distance of 1 meter? तो F equals to K Q1 Q2 over the distance squared होता है, तो K की वैल्यू भी हम पुट करेंगे 9 × 10⁻9, और उसके बाद Q1 और Q2 दोनों चार्जेस 1 मिलीकूलम हैं, तो 1 × 1 और 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ मिली है तो -3, तो दोनों का -3 मिलके -6 हो जाएगा, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1, तो डिनोमिनेटर पे तो खैर 1 ही आएगा, तो 9 टाइम्स 1 हो जाएगा, और 9 - 6 मैंने किया है जुबानी, तो 9 × 10⁻3 यानी 9000 न्यूटन हो जाएगा। कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आंसर फिर भी यही आएगा। नेक्स्ट नंबर 3 है जी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज डबल देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। तो जो फोर्स है वो होती है F = K Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब यह है कि अगर डिस्टेंस को आप इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ है। इसका मतलब है अगर आप डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो फोर्स 2 टाइम्स डिक्रीज होने के बजाय 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, 2 का स्क्वायर होगा, तो इट विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो 1/4 इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, इफ ए चार्ज ऑफ 2 कूलम एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 कूलम चार्ज। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको जरा ध्यान से हमने करना है कि एक 5 कूलम का चार्ज है, उसकी ये फील्ड है। अब उसकी फील्ड की इंटेंसिटी हमें नहीं पता, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, वहां आप एक 2 कूलम का एक और चार्ज लेकर आ रहे हैं, यहाँ 2 कूलम का एक और चार्ज ला रहे हैं,
और उस 2 कूलम के चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रही है, और हम एज्यूम करते हैं अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, तो वो फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। तो फोर्स तो लग रही है इसके ऊपर, इस 2 कूलम वाले चार्ज के ऊपर, लेकिन इंटेंसिटी आप फाइंड आउट कर रहे हैं इस 5 कूलम वाले चार्ज की, ये याद रखना आपने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो फोर्स लगती है यूनिट चार्ज के ऊपर, या जो चार्ज आप लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर जो फोर्स लगती है। तो फोर्स 5 कूलम वाले चार्ज पे नहीं लग रही, फोर्स 2 कूलम वाले चार्ज पे लग रही है। तो 10 न्यूटन फोर्स लग रही है 2 कूलम वाले चार्ज पे, तो 10/2 आएगा 5 न्यूटन, न्यूटन पर कूलम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नंबर 5 है जी, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है एरिया के ऊपर, और दरमियान में दोनों कैपेसिटर्स के जो आपने डाइलेक्ट्रिक रखा होता है उसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। बाय जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर कैपेसिटेंस डिपेंड ही नहीं करती। नेक्स्ट है फैरड। फैरड इज द यूनिट ऑफ, तो फैरड कैपेसिटेंस का यूनिट है जी। नंबर 7, इफ टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन कैपेसिटेंस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन डिक्रीज हो जाती है। कैपेसिटर्स में याद रखना डिक्रीज होती है, और रेजिस्टर्स में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 + 1, यानी रेसिप्रोकल्स का सम होता है, तो रेसिप्रोकल्स में हमेशा वैल्यू डिक्रीज होती है। उसके बाद है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, कैपेसिटेंस स्केलर, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसलिए ये वेक्टर है। इफ अ कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज ऑफ 10 कूलम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट अप्लाइड, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ 20 वोल्ट, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर इफ 20 वोल्ट्स आर अप्लाइड ऑन इट। तो देखिए ये जो पहली इंफॉर्मेशन है 10 कूलम, यानी चार्ज Q इक्वल्स टू 10 कूलम है, और V इक्वल्स टू 5 वोल्ट है, तो Q इक्वल्स टू CV करके और C इक्वल्स टू Q/V करके आप इसकी कैपेसिटेंस पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी पहले Q/V से, तो Q है 10, V है 5, तो कैपेसिटेंस आ जाएगी इसकी 2 फैरड। अब जब कैपेसिटेंस 2 फैरड है, अब आपने 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, और आपने फाइंड आउट करना है चार्ज, तो आप Q इक्वल्स टू 20 इंटू 2 कर देंगे, तो 20 इंटू 40 आएगा। पहली जो इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन, इससे आपने पहले निकाल लिया कैपेसिटेंस, फिर इस कैपेसिटेंस को और ये जो 20 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस है इसको यूज करके आपने चार्ज फाइंड आउट कर लिया। आगे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टच्ड विद डिस्क ऑफ चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप बट गोल्ड लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप डू नॉट कोलैप्स। अच्छा जी, गोल्ड लीव्स को कुछ भी नहीं होगा, तो वो होना चाहिए एक इंसुलेटर होना चाहिए। तो कॉपर, ग्रेफाइट, स्टील तीनों कंडक्टर नजर आ रहे हैं, पेपर ही है। तो ये इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए जी। आगे चलते हैं। A current of 10 milliamperes is flowing through a wire of 10 second. What is the amount of charge? तो Q equals to I into T लगा देंगे। तो करंट इस 10 मिलीएम्पेयर है, मिली को हमेशा चेंज करना है, तो 10⁻³ इधर आ गया, और 10 सेकंड्स हैं तो एक और 10 इधर आ गया, तो 10 2 दफ़ा हो गया, और यहाँ 3 दफ़ा है, तो 10⁻⁻1 होना चाहिए। 1 ampere current is passing through a conductor. How many electrons pass through its cross sectional area in 1 second? तो अगेन Q इक्वल्स टू IT, क्योंकि यहाँ पे भी Q इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ही है, तो Q इक्वल्स टू IT ही यहाँ पे भी लगाएंगे। तो करंट है 1, और इन 1 सेकंड 1 टाइम्स 1, तो ये 1 ही आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पास होकर जाएगा सिर्फ। इफ वोल्टेज अप्लाइड चार्ज, अच्छा सॉरी, ये वाला पीछे वाला थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। Q इक्वल्स टू IT किया जब आपने, तो करंट है इसमें 1 एम्पेयर, और टाइम है इसमें 1 सेकंड, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, Q चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, चार्ज इसमें से 1 कूलम है। अब 1 कूलम चार्ज जब हो तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? अभी पिछले चैप्टर में हमने एक MCQ किया, वो था 6.25 10 पर 20 10 18 था ये वाला, तो यही नंबर यहाँ पे फिर कोट कर देंगे। 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो वाला MCQs का जवाब यहाँ पे वही वाला कोट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जी, इफ वोल्टेज अप्लाइड ऑन द बल्ब इज डबल्ड देन द पावर बिकम्स, तो P इक्वल्स टू IV, तो वोल्टेज को डबल करेंगे तो पावर भी डबल हो जाएगी, कीपिंग द करंट कांस्टेंट। अच्छा, इसमें ये कंडीशन नहीं लिखी हुई वैसे, अगर ये नहीं लिखा हुआ कि करंट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ेगा, ठीक है जी। तो वोल्टेज और करंट भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वोल्टेज को डबल करने से ना करंट पहले डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब है आपका करंट भी डबल हो गया, वोल्टेज भी, दोनों चीजें डबल होगी, तो पावर 4 टाइम्स होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C है। कीपिंग करंट कांस्टेंट होता ना,
तो करंट को कांस्टेंट रखते हैं, वोल्टेज को डबल करते हैं तो पावर डबल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें डबल होंगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट नंबर 4, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट द यूनिट ऑफ विच। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी का यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको जूल से हम इक्वेट कर सकते हैं। जिस चीज़ का यूनिट जूल है उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क, इसका यूनिट भी जूल है, और इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी का यूनिट भी जूल है, तो इन सब का इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये जूल्स पर कूलम होता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट होगा। वोल्ट के इक्वल होता है वैसे। Next is by applying a potential difference of 10 volt across a conductor, a current of 1.5 amperes passes through it. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes? तो एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं जी V इंटू आई इंटू टी, VIT। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स है, 10 पुट करेंगे, करंट 1.5 पुट करेंगे, और टाइम 2 मिनट्स है तो 2 इंटू 60 करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज अगर हम पुट करें तो ये आ जाता है जी 10 टाइम्स 1.5, 10 टाइम्स 1.5 टाइम्स 120 गिव्स मी 1800। तो 1800 को हम लिख सकते हैं 1.8 किलो जूल्स, 1.8 किलो जूल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी है। ओम मीटर ये होता है जी रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस, तो वो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हीट एनर्जी का डिफरेंट यूनिट्स है। नेक्स्ट है if 4 kilo ohm and 2 kilo ohm resistances are connected in parallel they are equivalent resistance। तो रेजिस्टेंस में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में रेसिप्रोकल्स रहते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 करके उनका रेसिप्रोकल, या R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला यूज करें अगर दो रेजिस्टर्स हों तो दो, एक है 4 एक है 2, 4 2 8 हो गया, और 4 प्लस 2 6 हो गया, तो 8 को आप 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.3, ये वाला ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट इज इफ करंट थ्रू अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज डबल्ड देन द एनर्जी डिसिपेशन इज। तो जो एनर्जी डिसिपेशन है यानी पावर है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर्ड आर। तो ये आई स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है पावर। तो अगर आप करंट को डबल करेंगे तो ये पहले भी हमने एक MCQ में देखा था, पावर 4 टाइम्स इफेक्ट होगी, तो 4 टाइम्स है वो इंक्रीज हो जाएगी एनर्जी डिसिपेशन। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद, लाइव वायर के साथ फ्यूज कनेक्ट होता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मिस्टर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। वैसे दो किस्म के थर्मिस्टर्स होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो है वो ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है उसकी। नेक्स्ट चैप्टर है electromagnetism. If magnetic field in a conductor passing perpendicularly through a cardboard is anti-clockwise in the direction of the current, तो इसके ऊपर आप लगा लें राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल की अकॉर्डिंगली करंट जो है वो अपवर्ड्स होगा। नेक्स्ट दोनों MCQs ही इस रूल से होते हैं, राइट हैंड पाम रूल है। तो ये देख लें कि राइट हैंड पाम रूल में हमने अपने राइट हैंड को इस तरह एक्सटेंड करना होता है कि जो थंब है हमारा वो करंट की डायरेक्शन में हो, और जो फिंगर्स हैं 4 फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बताएं। तो जो पाम या हथेली है इस पे 90 डिग्री, और हथेली के ऊपर 90 डिग्री की डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि पहला MCQ यही है कि फिंगर्स जो है वो इस राइट हैंड पाम रूल में वो किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं। तो फिंगर्स जो है वो इंडिकेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और तो यहाँ जो नंबर 2 है तो फिंगर्स हम बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। उसके बाद नंबर 3 में है, और जो नेक्स्ट वाला है उसमें देखिए उसमें ऐसी अरेंजमेंट है कि करंट टुवर्ड्स द ईस्ट है, ईस्ट हमारे राइट की तरफ है, स्क्रीन के राइट की तरफ ईस्ट है, तो मैंने थंब को पॉइंट किए हुए टू द राइट, और मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज का मतलब ये फिंगर्स ये समझते हैं आपकी तरफ आ रही हैं, स्क्रीन से आपकी तरफ आ रही हैं। तो फोर्स किस तरफ है? तो फोर्स क्लियरली डाउनवर्ड्स है इस सिचुएशन में। नेक्स्ट MCQ में ये है, तो अब वो यहाँ पर हमने अप्लाई करके देख लिया नंबर 3 के ऊपर वही रूल। तो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड्स साउथ होता है, यानी अगर आप यहाँ पर डायरेक्शंस बनाएं तो नॉर्थ अपवर्ड्स होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर होता है, और वेस्ट इधर होता है। तो जो थंब था वो इस तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। अब ज़रा पेज के ऊपर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता आउट ऑफ द पेज को, ये 1 डायमेंशनल है इमेज। अगर 3 डायमेंशनल यहाँ पर फिगर होती जैसे उधर थी अभी सिमुलेशन में, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आउट ऑफ द पेज फिंगर्स अपनी पॉइंट कर रही हैं, तो हथेली के ऊपर 90 डिग्री पे, यानी पाम पे 90 डिग्री पे जो फोर्स बनती है वो डाउनवर्ड्स बनती है। तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स साउथ की तरफ बनती है। नंबर 3 इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड अ परमानेंट बार मैग्नेट इज। तो बार मैग्नेट में वैसे तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, यानी अगर मैं बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करूं तो नॉर्थ से आउट होती हैं सारी फील्ड लाइंस और साउथ में इनवर्ड्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट। तो अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो यहाँ से सारी आउट होती हैं, यहाँ से सारी फील्ड लाइंस आउट होती हैं और यहाँ सारी फील्ड्स ये इन होती हैं। लेकिन अगर मैं इनको आगे प्रोड्यूस करूं तो यही फील्ड लाइंस यहाँ से जाके इसको ये कनेक्ट कर रही है, ये फील्ड लाइन इधर जाके इसको अगली फील्ड लाइन को कनेक्ट कर रही है, ये जाके इसको कनेक्ट कर रही है। तो इनसाइड द मैग्नेट आप देखेंगे कहाँ से कहाँ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो साउथ टू नॉर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, इनसाइड द परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीसी मोटर कोयल टू रोटेट इन वन डायरेक्शन। तो वो उसके स्प्लिट रिंग्स यानी कम्यूटेटर्स होते हैं। If a coil moves parallel to a uniform magnetic field, the induced EMF will be। तो coil के पैरेलल होने की सूरत में आपने सिर्फ ये देखना होता है फ्लक्स वो चेंज हो रहा है या नहीं। तो चूंकि कॉयल रहती ही पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्स उसमें से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो जीरो है और वो जीरो ही रहता है। तो जब फ्लक्स चेंज नहीं होता तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। ईएमएफ के इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। तो बिकॉज द कॉयल इज पैरेलल, तो कॉइल के पैरेलल होने की सूरत में फ्लक्स जीरो और फ्लक्स चेंज नहीं होता, इस वजह से ईएमएफ इंड्यूस है वो जीरो होती है। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल आउटपुट याद रखनी है, कौन सी आउटपुट, इलेक्ट्रिकल है। तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें जनरेटर से ही मिलती है। नेक्स्ट है नंबर 7, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस। अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज वोल्टेज को करता है, करंट को डाउन करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैविंग टर्न्स रेशियो 1:50 इफ 50 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड टू इट्स प्राइमरी कॉइल। तो याद रखिए यहाँ आपने फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करने नहीं लग जाना। क्यों? ट्रांसफॉर्मर वर्क ही एसी वोल्टेज पे करता है, तो यहाँ पे लिखा है 50 वोल्ट डीसी, तो कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आउटपुट जीरो होगी, डीसी पे चलेगा ही नहीं। इफ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, if the magnet is moved towards the coil is with uniform acceleration, the magnitude of induced EMF in the coil is। तो इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन वो लीनियरली चेंज हो रही है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है, तो लीनियरली वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी मैग्नेट मूव कर रहा है, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इंक्रीज ही होगी। नेक्स्ट इज अ ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स इन द प्राइमरी, तो एनपी जो है वो 100 हो गया, और इट हैज़ 500 टर्न्स इन द सेकेंडरी, तो एनएस जो है वो 500 हो गया। 6 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी, तो ये हो गया वीपी, ये 6 वोल्ट हो गया। एंड फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, तो वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी कर देते, तो वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी, वी पी दूसरी तरफ क्रॉस कर देंगे, तो एन एस है 500 ओवर 100 टाइम्स 6 कर देंगे, तो ये 5 6 है 30, तो इसका आंसर आएगा 30 वोल्ट्स। तो ये चैप्टर के भी कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, कैथोड रेज। अब जो कैथोड रेज हैं वो कैथोड की सरफेस से निकलने वाले पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल्स बाद में डिस्कवर हुए थे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए कैथोड की सरफेस से निकलने वाले नेगेटिव पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, द इलेक्ट्रॉन्स फील्ड। तो देखिए जो हमने बुक में पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर उसके 90 डिग्री के ऊपर यानी उसके परपेंडिकुलर अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप की पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करवाने के काम आएगी, फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बीइंग चार्ज पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि वो पैरेलल है फील्ड, तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के जा रहे हैं और फील्ड पैरेलल है, फील्ड पैरेलल के लिए मैं एज्यूम करूंगा कि पॉजिटिव यहाँ पर है फील्ड का और नेगेटिव फील्ड का यहाँ पर है, तो ये फील्ड की डायरेक्शन है, पैरेलल के लिए ये डायरेक्शन होगी। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसी तरफ फील्ड की डायरेक्शन है। तो यूँ समझे कि इलेक्ट्रॉन्स को सामने एक नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो नेगेटिव पोटेंशियल सामने से मिल रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन करवाने के काम आएगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस सिमिलर चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जिसकी वजह से वो स्लो डाउन हो जाएंगे। इस वाले का सॉरी स्लो डाउन नंबर 2 का है।
नेक्स्ट इज इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दी, इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड हमने पैरेलल सेटअप कर दी है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो चार्ज ऑपोजिट होने की वजह से रिपल्शन या अट्रैक्शन हो सकती है, मैग्नेटिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए इसका नन होगा ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ टू सीरीज स्विचेस, तो वो एंड होता है सीरीज स्विचेस में। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर हाई, यानी दोनों 1 पे 1 हो तो वो एंड होता है, दोनों 1 पे 1 हो। और द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन वन और मोर ऑफ इट्स आउटपुट हाई, वो और में होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स लो आउटपुट व्हेन ऑल इट इनपुट्स आर हाई, यानी 1 1 पे 0, तो 1 1 पे 0 नैंड होता है, एंड का उलट होता है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स लो आउटपुट व्हेन वन और मोर ऑफ इट्स आउटपुट्स आर हाई, यानी 0 1 पे भी 0 देता है, तो 0 1 पे 1 होता है और ये और का उलट होगा, तो इसलिए नॉर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट द लॉजिक इक्वेशन फॉर एंड गेट इज, तो एंड होता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, तो x इक्वल्स टू a डॉट p। द लॉजिक इक्वेशन फॉर नॉर गेट, तो और की होती है एडिशन, तो एडिशन के ऊपर आप बार लगाते हैं, तो x इक्वल्स टू a प्लस b ऊपर बार लगाते हैं, तो ये इसके भी एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है जी आईसीटी का चैप्टर, उसमें है नंबर 1 देयर आर हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी, तो आईसीटी के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, डाटा एंड इंफॉर्मेशन है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स और ह्यूमन रिसोर्स है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड एंड रूल्स टू डिजाइन यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉल्ड, इसको प्रोसीजर बोलते हैं, प्रोसीजर की डेफिनेशन है बुक में लिखी हुई है। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन वायर इन टेलीफोन नेटवर्क ऑफ एन ऑफिस इन द फॉर्म ऑफ, ऑफिस के अंदर जो वायरिंग होती है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा ट्रैवल होता है। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट सूटेबल मीन्स ऑफ रिलायबल कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एंड अर्थ, ये 4 और 8 को आप देखें बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ ऑप्शंस का फ़र्क है। वैसे जो रिलायबल होता है वो होता है नंबर 8 में गिवन है माइक्रोवेव का, तो यहाँ पर माइक्रोवेव नहीं है। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो फिर आप वो चूज़ करेंगे जिसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गर है, तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे लॉन्ग होती है, तो इन सब में रेडियो वेव बेहतर है बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गर वेवलेंथ, और चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इसलिए ये बेहतर, बाकी भी हैं लेकिन इसकी वेवलेंथ ज़रा लॉन्ग होती है इसलिए ये बेहतर है। साथ ही 8वां भी बता देता हूँ कि माइक्रोवेव जो है वो रेडियो से इसलिए बेहतर है कि माइक्रोवेव्स आर लेस अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस, जो एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करते हुए रास्ते में वेदर कंडीशंस होगी उनसे लेस इफेक्ट होगी माइक्रोवेव, तो रेडियो वेव से भी बेहतर माइक्रोवेव है, इसलिए इन दोनों में अगर चॉइस करना हो तो माइक्रोवेव, और अगर माइक्रोवेव नहीं है तो फिर रेडियो वेव है। इसलिए एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, वो मेमोरी जिसमें डाटा जो है वो टेम्पररीली स्टोर होता है, तो वो कैसे ही होगी, बाकी सब में प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी मोड्स ऑफ डाटा है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स इज वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर स्टोरेज फॉर इन्फॉर्मेशन, कॉम्पैक्ट डिस्क CD में तो कम ही होती है, फ्लॉपी में सबसे कम होती है लीस्ट, फिर डिजिटल DVD है, DVD से भी ज़्यादा बल्कि USBs आजकल आ गई हैं, तो इसलिए आई चूज़ USB एज द ऑप्शन। Number 9 is which one is the brain of computer, CPU, no problem with that. Which of the following is a data management software, data management MS Access के अंदर होती है। इसके निस्बतन आसान है MCQs। इसके बाद आगे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट MCQs है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है atomic and nuclear physics. One of the isotopes of uranium U-239 has atomic number of 92, its nucleon number is, तो U-239 है, ये जो नंबर लिखा होता है उसके सिंबल के साथ वो उसका न्यूक्लियर नंबर ही होता है 239। व्हेन बीटा रे आर एमिटेड द न्यूक्लियर मास, तो बीटा रे की एमिशन की सूरत में क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ प्रोटॉन विद एन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके न्यूक्लियर मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज विच पार्टिकल हैज़ लार्ज रेंज इन एयर, तो एयर के अंदर लार्जेस्ट रेंज जो होती है वो गैमा पार्टिकल्स की होती है, स्मॉलेस्ट अल्फा की होती है, उसके बाद बीटा, उसके बाद गैमा होते हैं। गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ये इसके यूजेस के अंदर लिखा हुआ है, तो वो कैंसर के लिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये यूज़ होती है गैमा रेज कोबाल्ट 60 की, क्योंकि इनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द पेपर, तो जिसकी सबसे कम रेंज होती है वो अब्सॉर्ब हो जाता है और वो है अल्फा पार्टिकल, बिकॉज उसका मास ज़्यादा होता है।
Beta particles are fast moving electrons होते हैं, no problem in this. If half life of radioactive element is 1 year, percentage of sample decay after 2 years is. अब इसको दो तरह से डिफरेंट जगहों पे मैंने देखा है, टीचर्स ने परसीव किया है। एक ये समझ के किया है कि कितना बाकी रह जाएगा 2 साल के बाद, और असल इसमें ये पूछा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ सैंपल डीके आफ्टर 2 ईयर, यानी कितना डीके हुआ है। तो दो अलग अलग बातें हैं, यानी ये समझ लें कि स्टार्ट में आपके पास अभी 100% है उस मटेरियल का, 1 साल के बाद 1 ईयर के बाद इसका कितना रह जाएगा, इसका 50% रह जाएगा। एक और साल गुजरेगा तो ये जो 50% है इसका आधा होगा, तो 50% का आधा होके 25% रह जाएगा, रिमेनिंग तो 25% रह गया। लेकिन डीके हो कितना गया, तो 50% पहले साल हुआ डीके और 25% दूसरे साल हुआ डीके, तो टोटल डीके हुआ कितना है, वो 75% डीके हुआ है। तो रिमेनिंग नहीं पूछा गया कितना डीके हुआ है, तो 75% डीके हुआ है, ये पूछा गया। द आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है, सो इक्वल टू बीटा पार्टिकल नहीं है, इक्वल टू गैमा भी नहीं है, ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल्स है। इन दिस रिएक्शन X प्लस O चेंजेस टू नाइट्रोजन प्लस हीलियम, X इज X क्या है, तो अगर ऑक्सीजन को आपने बम्बार्ड किया है किसी पार्टिकल से, ऑक्सीजन के ऊपर पार्टिकल बम्बार्ड किए हैं ताकि वो कन्वर्ट हो जाए इनटू नाइट्रोजन, तो बेसिकली इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि दोनों साइडों पे जो न्यूक्लियॉन नंबर है, जो ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, ये न्यूक्लियॉन नंबर है, नीचे एटॉमिक नंबर है, ये बराबर होने चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे देखें, जो बॉटम पे लिखा हुआ है 7 + 2 9 लिखा हुआ है, और ऊपर जो लिखा हुआ है 14 + 4 यानी 18 लिखा हुआ है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें इक्वेशन की, ऑक्सीजन के ऊपर 17 लिखा हुआ है, तो एक्स के ऊपर क्या होना चाहिए ताकि वो 18 बन जाए, एक्स के ऊपर 1 होना चाहिए। इसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 8, तो 9 बनाने के लिए इसके साथ 1 और होना चाहिए, तो एक्स 1 1 यानी हाइड्रोजन 1 1। तो इसको हाइड्रोजन के एक आइसोटोप प्रोटियम से बम्बार्ड अगर किया जाए तो ये रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस चैप्टर के भी MCQs कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो में हमने इन तमाम चैप्टर्स के MCQs को देखा है, और मैंने कोशिश की है जितना जल्दी हो सके विद मिनिमम टाइम, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी कर दूं MCQs की। इसके अलावा मैंने जो चैप्टर वाइज रिवीजन का कहा था, तो पहला चैप्टर जो है उसकी मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कंप्लीट, कि वो पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो स्क्रीन पे आपके सामने ये वीडियो आ रही है, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स के भी इसी तरह चैप्टर वाइज वीडियोस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस इंशाल्लाह आप साथ साथ आती रहेंगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।